प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां एक और बड़ा कदम। देश में पहली बार हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पुस्तकों का विमोचन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में किया जा रहा है अनुवाद। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से फिर होगी पूछताछ। CBI ने सोमवार को पेशी के लिए भेजा समन। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, पूछताछ में करेंगे सहयोग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। राजधानी में किया आबकारी घोटाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ठोस बुनियादी सिद्धांतों की सराहना की। कहा, महंगाई कंट्रोल में भारतीय रुपया कई अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में कर रहा है बेहतर प्रदर्शन। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू। एक सप्ताह तक चलने वाले कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद। नमस्कार, DD न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इन यूनिटों की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचाना है। ये इकाइयां डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी। इसके साथ ही ग्राहकों को साइबर सुरक्षा, जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करेंगी। साथ ही साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का एक बार फिर साक्षी बन रहा है। आज 75 DBU देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही हैं। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे RBI को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का। PM ने कहा कि ये सेवाएं कागजी लिखा पढ़ी से मुक्त होंगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होंगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां इस दिशा में अहम कदम है। PM ने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है।
हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग आज वित्तीय लेनदेन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और अच्छी सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज वित्तीय लेनदेन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। और प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है, या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कुछ दूसरी अहम खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया। गृह मंत्री ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और कार्यक्रम में अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदी की मेडिकल की पढ़ाई गरीब बच्चों की जिंदगी में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। और मध्य प्रदेश के बाद इसी कड़ी में अब एक और नाम उत्तर प्रदेश का भी जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में बताया है कि मैं यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद वहां कर दिया गया है, जिसका लाभ छात्रों को आगामी वर्षों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिलेगा।
एनएसजी के 38वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हर भारतवासी को एनएसजी के शौर्य और वीरता पर गर्व है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ एनएसजी कमांडो देशवासियों में विश्वास के भाव को उत्पन्न करते हैं। एनएसजी ब्लैक कैट्स के 38वें स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण को सलाम करता हूं। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल धन शोधन का ये मामला सीबीआई की ओर से दर्ज की गई उस एफआईआर से संबंधित है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। इसी के बाद से यह योजना जांच के दायरे में है। इससे पहले बीते शुक्रवार 14 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। धन शोधन संबंधी जांच के तहत ईडी के अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली में कम से कम 25 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। यह सर्च ऑपरेशन दिल्ली के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास और दूसरे ठिकानों पर चलाया गया था। जानकारी के मुताबिक जिन परिसरों की तलाशी ली गई है वे शराब के व्यापार और वितरण से जुड़े निजी प्रतिष्ठान हैं। ईडी इस मामले में अब तक कई स्थानों पर छापे मार चुकी है और उसने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक आज से प्रयागराज में शुरू हो गई है। सरसंघ चालक मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश भर से आए अखिल भारतीय कार्यकारिणी के 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक 16 से 19 अक्टूबर तक चलेगी। बात कोविड की। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के मामलों में कमी आई है। वहीं बीते 24 घंटों में 2401 नए कोविड के मामले सामने आए, जिसमें 2373 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 26,625 है। वहीं देश में अब तक कुल 219 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक के हासन में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी ऑटो सवार हसनंबा मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरसीकेरे के गांधीनगर में ऑटो की एक दूध वाहन से टक्कर हो गई। आमने सामने की हुई इस भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी ने यह वृद्धि दिल्ली एनसीआर में दूध के रेट में की है। दूध पर बढ़े हुए रेट रात से लागू कर दिए गए हैं। मदर डेयरी के सिर्फ फुल क्रीम और गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप एनसीपीसीआर के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। पैसाबाजार.com पर
लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के मुद्दे पर कहा कि कई पश्चिमी देश बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों को फिर एनर्जी के लिए कोयले की तरफ रुख करता देखा जा रहा है। Western world has seen countries moving to coal. Austria has already said, and today did I say that they're going back to coal? Did I see a news item today that in UK the Battersea, one of the oldest legacy thermal units, is back again. It's a beautiful landmark for London, but then matter of fact it is now reviving itself as a thermal unit. So it's not just India. Many countries have gone back. And coal is now going to be back again because I think gas cannot be afforded or it is not available as much as you want. और भारत में डिजिटलीकरण को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कई सदस्यों के सुझाव हैं कि G20 के दौरान हमें ये दिखाना चाहिए कि हमने अपनी डिजिटल उपलब्धियों में क्या किया है, जैसे आधार या फिर अन्य डिजिटल एप्लीकेशन देश में बड़ी आबादी के बीच अच्छे से काम कर रहे हैं। During the G20, we should showcase what we've done in our digital, achievements in terms of the way in which Aadhaar is spread, the way in which other digital applications have spread in the country. In fact, today in my meeting with the World Bank, President David Malpass himself said that you should now showcase the deepening of digital applications in India and how common people have accepted it. And he said he will be happy from the World Bank side to work together with India to be able to take it to the other parts of the world. और वहीं क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों को G20 देशों के सामने चर्चा के लिए लाना चाहते हैं ताकि सदस्य इस पर चिंतन कर सकें और वैश्विक स्तर पर एक फ्रेमवर्क या फिर SOP पर पहुंच सकें। We detected substantial money laundering, probably cases related to, it was also put in the media, cases related to crypto assets and trading of assets. So this concern has been actually acknowledged by several members of the G20, saying yes, money trail, yes, money laundering, yes, drug misuse, and so on. So we need to have, there is an understanding that we need to have some kind of a regulation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। इंटरपोल महासभा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इंटरपोल के लिए सीबीआई को भारत के राष्ट्रीय केंद्रित ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल में भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल हैं। भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था। देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब इस कार्यक्रम की मेजबानी का अवसर मिलना गर्व की बात है। इस बैठक में साइबर, प्रोफेशनल अपराधों और बाल यौन शोषण अपराधों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। महासभा में सदस्य देशों के बीच अपराध के डेटा और इसे नियंत्रित करने के उपायों और इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाली तकनीक पर भी चर्चा होगी। इंटरपोल के पास एक काफ़ी सुरक्षित नेटवर्क है जो कि साल भर 24 घंटे काम करता है। हाल के सालों में भारत बड़े डेटाबेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत के पास काफ़ी विकसित फॉरेंसिक विज्ञान डेटा और उन्नत साइबर
अपराध रोधी क्षमता भी है। The significance of Interpol is that even countries who are not very friendly with each other or who may not even be having diplomatic relationship with each other are able to interact on a professional police to police level. Interpol by its very constitution is not to indulge in military, political or religious matters. It is therefore noteworthy that this organization has survived 100 years, both the world wars, whereas many other international multilateral organizations did not. We are expecting that this General Assembly will discuss important matters which the world police in general and important issues of crime and criminals which are significant for Indian police are also discussed, like cyber enabled crime, cyber crime, online child sexual abuse, drug menace, counter terrorism, anti corruption, large financial crimes and all other types of organized crime. चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक दशक में 2 बार होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। इस अधिवेशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सरकार और सेना के निर्विरोध प्रमुख के रूप में लगातार तीसरा 5 वर्षीय कार्यकाल मिलने की पूरी उम्मीद है। शी जिनपिंग ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह अधिवेशन आज से 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना लगभग तय है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बने 1 सदी हो चुका है और 70 साल से वो चीन की सत्ता में काबिज है। दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टियों में ज्यादातर बड़े फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही लिए जा चुके होते हैं। भले ही राजनीतिक सत्ता पर शी की पकड़ बरकरार है, पर बाकी मुद्दों पर बढ़ते दबाव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जिसमें तेजी से धीमी होती अर्थव्यवस्था, तकनीक के क्षेत्र के दिग्गजों पर सरकार की कार्रवाई और सख्त कोविड रणनीति का आर्थिक असर भी शामिल है। दुखद घटना में दक्षिण पश्चिमी कोलंबियाई शहरों पास्तो और पोपायन के बीच रास्ते पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। कोलंबियाई टीवी चैनल पर दिखाया गया कि बस सुबह सुबह दुर्घटना में पलट गई। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि धुंध के कारण चालक ने एक मोड़ से बाहर आने के बाद बस पर नियंत्रण खो दिया। वाहन को सीधा करने, घायलों और मृतकों को निकालने में पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों को 9 घंटे का वक्त लगा। तुर्की में ब्लैक सी के तट पर अमासरा के छोटे कोयला खनन शहर के पास खदान विस्फोट के कारण तुर्की में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति ने धमाके में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के अनुसार आखिरी लापता व्यक्ति मृत पाया गया, जिससे मरने वालों की संख्या 41 हो गई। अधिकारियों के मुताबिक घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रारंभिक संकेत थे कि विस्फोट फायर एम्प के कारण हुआ था। ईरान की इविन जेल में भीषण आग लग गई है। ये जेल राजनीतिक कैदियों, पत्रकारों और विदेशी नागरिकों के आवास के लिए जानी जाती है। ऑनलाइन साझा की गई वीडियो में तेहरान में साइट पर आग की लपटों और धुएं को दिखाया गया है, जिसमें गोलियों और विस्फोटों को सुना जा सकता है। कुछ कैदियों के परिवारों ने मीडिया को बताया कि वे अपने रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विदेशी सरकारें जिनके नागरिक जेल में बंद हैं, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है। मिस्र के कायरो में चल रहे ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शनिवार को उदयवीर सिद्धू ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने जूनियर पुरुष 25 मीटर और स्टैंडर्ड पिस्टल खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं ईशा सिंह ने जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि तेजस्विनी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने में सफलता पाई। इस टूर्नामेंट के पदक तालिका में भारत दूसरे पायदान पर काबिज है, चीन पहले स्थान पर है। FC अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप H क्वालिफायर में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा।
पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को इराक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इराक से मिली हार से उभरने की होगी। वहीं इससे पहले खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान कुवैत को 4-1 से हराकर अपना अभियान शुरू किया था। इस जीत के साथ ही पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पायदान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे फीबा अंडर 17 एशिया कप में आज भारतीय महिला और पुरुष टीमें अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगी। महिलाओं के क्वार्टर फाइनल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम का सामना चीनी ताइपे के साथ होगा, जबकि पुरुष टीम जॉर्डन के साथ भिड़ेगी। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।